Hello everyone, good morning. Welcome back again in the Vedanta education. This is class 12 science chemistry coordination compounds we are having through. ओके इससे पहले काफ़ी सारे लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं, 5-6 लेक्चर इसमें हो चुके हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड ऑलरेडी. आपने अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियो देखें एंड अप टू द डेट टिल टुडे आप उन चीज़ों को समझें, फिर उसके बाद में आज का लेक्चर देखें. ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं. आज हम पिछले लेक्चर में जो हमने टॉपिक लिया था उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे. ठीक है, देखिए पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो हमने CFT की बात की थी. ठीक है ना, मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे देता हूँ. CFT क्या कहता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे हैं, आयोनिक कंपाउंड है. ठीक है ना, जिसके अंदर पॉइंट चार्ज लिगेंड जो है ना बच्चों, वो क्या करता है, अट्रैक्ट होता है किसकी तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से सेंट्रल एटम तक. ठीक है, सेंट्रल एटम की ओर अट्रैक्ट होता है पॉइंट चार्ज लिगेंड और उससे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है. ये कहता है CFT. ठीक है, इसने ये कहा कि जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है उसके अंदर क्या होते हैं, d ऑर्बिटल होते हैं. जो कैसे होते हैं, ये जो d ऑर्बिटल हैं वो डीजेनरेटेड होते हैं. ठीक है, डीजेनरेटेड का मतलब आपको समझा दिया था कि इनकी एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू ईच अदर इन द विदाउट एनी लिगेंड. लिगेंड जुड़ने से पहले की बात है. जैसे ही लिगेंड जुड़ेगा तो इनकी एनर्जी क्या होती है, राइज होती है बच्चों. ठीक है ना, इनकी एनर्जी क्या करेगी, राइज होगी. हियर द राइज्ड एनर्जी ऑफ दिस 5d ऑर्बिटल्स. क्यों, क्योंकि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल मेटल एटम के d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन्स होंगे और उस रिपल्सन से d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी राइज करेगी. यहाँ पे राइज कर गई और राइज करने के बाद में क्या हो जाएगी, इसकी एनर्जी के अंदर स्प्लिटिंग आ जाएगी. स्प्लिटिंग मतलब दो पार्ट्स में स्प्लिटिंग हो जाएगी, वेदर दैट इज T2g और Eg. ये दो एनर्जी लेवल्स के अंदर स्प्लिटिंग हो गई डीजेनरेटेड d ऑर्बिटल्स की. इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, dxy, dxz और dyz. इसमें कौन से आते हैं, dx² - y² और dz². ये दो ऑर्बिटल Eg में आ जाते हैं और ये तीन ऑर्बिटल इसमें आते हैं. ये तीन ही इसमें क्यों आते हैं, ये दो इसमें क्यों आते हैं, ड्यू टू द जियोमेट्री. ठीक है ना, क्योंकि इनकी जियोमेट्री क्या होती है, ऑन द एक्सिस होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस होती है. ये क्या है आपका x और ये क्या है y. तो dx² - y² कैसा है, ऐसा है. तो ऑन द एक्सिस है, ऐसी जियोमेट्री dz² की होती है. ये हो गया x, ये हो गया आपका z. इसके अंदर देखो कुछ ऐसी जियोमेट्री इसकी होती है. तो जिनकी जियोमेट्री इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस है उनको हमने इजी में ले लिया, और जिनकी जियोमेट्री बिटवीन द एक्सिस होती है इनकी जियोमेट्री कुछ इस टाइप से होती है सबकी तीनों की, इसलिए इनको हमने T2g ग्रुप में ले लिया. तो ये दो एनर्जी लेवल्स हैं जिसमें इस डीजेनरेटेड d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है. ठीक है, ये कहा था CFT ने. फिर बात आती है कि भैया Eg और T2g ग्रुप्स जो हैं उनमें से ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, Eg की होगी तो Eg ऊपर आएगा, T2g की होगी तो T2g ऊपर आएगा. किसकी होगी ज़्यादा एनर्जी, ये समझने के लिए हमने क्या कहा था कि ये चीज़ कैसे पता लगेगी, ड्यू टू द जियोमेट्री. ठीक है, जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसकी जियोमेट्री से हमें मालूम चलेगा, क्योंकि जियोमेट्री से हमें मालूम चलता है कि जो कॉम्प्लेक्स है उसका लिगेंड किस डायरेक्शन के अंदर सेंट्रल मेटल एटम की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये आप उसके अंदर समझेंगे. ठीक है ना, तो अब जब आप देखेंगे कि हमारे पास मेनली क्या है, दो जियोमेट्री है. एक हमने ऑक्टाहेड्रल की बात कर ली थी, है ना, ऑक्टाहेड्रल. याद रखने के लिए देखो, ऑक्टाहेड्रल बड़ा वाला है ना, ऑक्टा 8 की बात हो रही है, तो छोटा वाला जो ग्रुप है Eg, ये देखो दो का है छोटा, ये 3 का है बड़ा, इसको ऊपर ले लो और T2g को नीचे ले लो. टेट्राहेड्रल अगर है तो ये छोटा है तो इसमें बड़े वाले को ऊपर ले लो और छोटे वाले को नीचे ले लो, लाइक दिस. ठीक है, इसमें क्या जियोमेट्री थी, ऑक्टाहेड्रल के अंदर हमने कहा था कि भैया जो लिगेंड है वो क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप में होते हैं और सब में क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल होता है. 90 डिग्री का एंगल होता है, उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, दे कम्स इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस, XYZ एक्सिस के डायरेक्शन में ये लिगेंड आते हैं. तो जिस रास्ते से वो आ रहे हैं, कौन सा रास्ता, डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस,
उस रास्ते में जो भी डी ऑर्बिटल पड़ेंगे उनके ऊपर वो ज़्यादा रिपल्सन डालते हैं। और एक्सिस के डायरेक्शन में कौन है, ये ईजी वाले दोनों ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इन पे क्या होता है, रिपल्सन ज़्यादा लगता है। दे विल बी थ्रोन ए लार्ज डिस्टेंस, उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा राइज आ जाएगा अगर ऑक्टाहेड्रल है तो, इसलिए ये ऑक्टाहेड्रल में ऊपर है और T2G नीचे की तरफ है। ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया था। आज हम देखते हैं स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है तो उसमें स्प्लिटिंग कैसी होगी। स्प्लिटिंग के अंदर हमें मालूम है कि डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स EG और T2G दो ग्रुप्स में टूट रहे हैं। अब अपने को देखना है कि किसकी एनर्जी बढ़ेगी और किसकी कम होगी। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड स्प्लिटिंग, पहली ऑक्टाहेड्रल की थी, आज है स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, देखिए हमें ये मालूम है कि स्प्लिटिंग होती है, कैसे होती है, डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स splits in EG and T2G energy level when ligand approaches the metal। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड अप्रोच करता है तो उसके डिजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट होते हैं, किस वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। यहां तक की बात तो हमने पहले भी पढ़ ली थी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जियोमेट्री इन अब हमें क्या चीज डिफाइन करना है कि भैया T2G और EG इन दो लेवल्स में ठीक है, इसकी स्प्लिटिंग तो हो गई, लेकिन अब हमें यह देखना है कि उस स्प्लिटिंग के अंदर एनर्जी किसकी तो बढ़ रही है और किसकी डिक्रीज हो रही है। दैट विल बी डिफाइंड बाय व्हाट, किसके, कौन डिफाइन करेगा उस चीज को, जियोमेट्री। तो इन टेट्राहेड्रल जियोमेट्री ऑल लिगेंड्स आर बिटवीन the direction of axis के डायरेक्शन के बीच में है। You see the tetrahedral shape is what, एक हमारा ये हो गया और एक लिगेंड ये हो गया, ये दो लिगेंड तो ये हो गए बच्चों। ठीक है ना, these are ligands। ये लोन पेयर बनाया है मैंने, here it is लोन पेयर। ये दो लिगेंड तो क्या है, प्लेनर है। उसके बाद में जो हमारे पास में लिगेंड आने वाला है, एक लिगेंड ये है और एक लिगेंड ये है, इसको आप बोलेंगे ये है एक आउट ऑफ द प्लेन, दिस इज इनटू द प्लेन। ओके, यही होती है ना, ये है ऑन द प्लेन। और अगर ऐसा है तो मैं इसको वेज और डॉट से इसको शो कर सकता हूँ। देखिए कैसे, जो प्लेन में है उनमें तो सिंपल बोन्ड रहेगा, वी नॉट नीड एनी काइंड ऑफ द फर्दर एक्सप्लेनेशन। तो आउट ऑफ द प्लेन है वो कैसे आता है, वेज से बनता है ना। दिस इज द लिगेंड हियर आउट ऑफ द प्लेन एंड दिस इज द लिगेंड इनटू द प्लेन। ठीक है, तो ये हमारा शेप है किसका, टेट्राहेड्रल का। एंड यू सी यहां पे जो बॉन्ड एंगल है, हियर द बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट्स, जो कहाँ है, जो 90 डिग्री नहीं है। और आप देखेंगे कि जितने भी एक्सिस है एक्स वाई जेड, उन तीनों एक्सिस में 90 डिग्री का एंगल है, तो उसके किसी और एंगल पे कौन आ रहे हैं, लिगेंड आ रहे हैं, क्योंकि वो आपस में कितने डिग्री पे हैं, 109 डिग्री पे हैं। ठीक है, सो दीज आर बिटवीन द एक्सिस डायरेक्शन, एक्सिस ऑफ द डायरेक्शन जो है ना उसके बीच में आ रहे हैं, उसके ऊपर नहीं आ रहे हैं। समझ में आ रही है ना इतनी बात, क्योंकि आपने ये देखा था बच्चों कि आपके पास में ये हो गया, मान लीजिए dxy, ठीक है, दिस इज x एंड y। आपको मालूम है
हमने ड्रॉ कर लिए थे, सो मैं इनको थोड़ा सिंपली ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज डी वाई जेड, दिस इज वाई, दिस इज जेड, ठीक है। दिस इज डी एक्स जेड, ठीक है। ये तो हो गए 3, कौन से? इन डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। कौन है ये तीनों? T2G, और सॉरी इन बिटवीन डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। और हमें मालूम है कि दो जो ईजी वाले होते हैं, ईजी इन डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, ये कौन होते हैं? ये होते हैं आपके पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कैसे बना था ये बच्चों? ये मान लीजिए y है, ये x है, तो इसको कैसे बनाया था हमने? कुछ ऐसे ड्रॉ किया था, तो देखो एक्सिस के ऊपर आ रहा है। या फिर हम लिख सकते हैं क्या? डी जेड स्क्वायर, इसको हमने कैसे ड्रॉ किया था? कुछ ऐसे ड्रॉ किया था। दिस इज द z, दिस इज x एंड दिस इज द नेगेटिव रिंग, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास लिगेंड कहाँ आ रहे हैं? इन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस, और इन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस व्हाट द काइंड ऑफ द ऑर्बिटल्स आर? दीज T2G ऑर्बिटल्स आर, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों, मैं क्या लिख रहा हूं। सो द T2G ग्रुप ऑफ D ऑर्बिटल्स आर in between the direction of axis, ठीक है। डायरेक्शन एक्सिस डायरेक्शन के बीच में है, एंड हियर इन टेट्राहेड्रल शेप। और जो यहाँ पे लिगेंड के साथ सेंट्रल मेटल एटम इस कॉम्प्लेक्स का जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है। सो एंड हियर इन टेट्राहेड्रल शेप, इसमें द लिगेंड्स आर ऑल्सो इन बिटवीन द एक्सिस डायरेक्शन। ध्यान देना। देन व्हाट हैपन्स? then maximum repulsion is on किसके ऊपर है? T2G ग्रुप, ठीक है। अब देखो जरा, मैं यहां पे क्या बना रहा हूं? एनर्जी डायग्राम बना रहा हूं बच्चों। किसके लिए बना रहा हूं? स्प्लिटिंग इन द टेट्राहेड्रल, हैंस द T2G एनर्जी लेवल will be high and EG will be low। अब बताओ मुझे समझ में आई कि नहीं आई बात आपको? ठीक है। तो सिंपल सा हमें जो एनर्जी डायग्राम बनाना है वो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, और फिर आप उसमें समझेंगे कि भैया क्या हुआ है। देखो हमारे पास ये क्या थे? ये है हमारे पास डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स, थे कि नहीं थे? ठीक है, डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। इनकी एनर्जी राइज होती है, ये लीजिए इनकी एनर्जी राइज हो गई, ये राइज ऑफ एनर्जी, एंड हियर इट इज द स्प्लिटिंग। ये क्या है? इनकी स्प्लिटिंग है, ठीक है। स्प्लिटिंग के बाद में हमने क्या कहा कि भैया एनर्जी डायग्राम में T2G अपवर्ड रहेगा। दिस इज T2G एंड दिस इज EG, ठीक है। क्या समझ में आ गई क्या बात? दिस इज EG, दिस इज T2G। कारण मैंने आपको यहाँ समझा दिया है, ठीक है। T2G में कौन है? dxy, dxz, dyz। इसमें कौन है? dx² - y² एंड dz²,
ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि इसकी एनर्जी बढ़ी है और दिस इज द बेरी सेंटर, इसकी एनर्जी कितनी होती है 3/5 ऑफ डेल्टा टी, और इसकी एनर्जी कितनी होती है 2/5 ऑफ डेल्टा टी फॉर टेट्राहेड्रल आई एम राइटिंग हियर, ठीक है क्या, T for tetrahedral I am writing here, so you can understand this is the way how। अच्छा यहाँ पे आप देखिए कि ये जो Eg वाला है इसका थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, इसका कम है, क्योंकि देखो 3/5 है, दिस इज 0.6 ऑफ द डेल्टा टी में से 0.6 पार्ट किसका डिक्रीज हुआ है और 0.4 पार्ट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, हेंस दिस पोर्शन इज स्मॉलर देन द Eg पोर्शन। ओके, तो ये हो गया आपका किसके अंदर, इस टेट्राहेड्रल का एनर्जी डायग्राम। तो दोनों के आपके पास एनर्जी डायग्राम आ चुके हैं, ऑक्टाहेड्रल भी मैंने आपको बताया, टेट्राहेड्रल भी मैंने आपको बताया, और हमने ये कहा था कि भैया स्प्लिटिंग होगी अकॉर्डिंग टू द CFT, दैट इज ओके, बट विच काइंड ऑफ द ग्रुप ऑफ एनर्जी Eg और T2G, कौन से का एनर्जी बढ़ेगा कौन से का डिक्रीज होगा, दैट इज बीन एक्सप्लेन्ड बाय द ज्योमेट्री, एंड हेंस द ज्योमेट्री सेज ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या होगा, आई एम राइटिंग द फाइनल पॉइंट ऑफ द स्प्लिटिंग, क्या होगा, हेंस द octahedral have the tetrahedral have what they have, it have Eg upward and T2G downward, and here it have T2G upward and Eg downward, and it is been explained already। ठीक है क्या, समझ में आ गई कि आपको ये मैंने स्प्लिटिंग बता दी है, समझ में नहीं क्या सीइंग से बना दिया, सीइंग नहीं है, दिस इज द स्प्लिटिंग। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको, और ये सारा हमने एक्सप्लेन किया है कि भैया स्प्लिटिंग किस तरफ होने वाली है। ठीक है, तो मेन मुद्दे की बात यह है कि CFT ने कहा कि स्प्लिटिंग होगी तो एनर्जी की किसकी ज़्यादा और किसकी कम होगी, दैट इज डिफाइंड बाय द जियोमेट्री इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, विच इज द मेन कंसर्न इन आवर सिलेबस। ओके, दो जियोमेट्री है ये, ठीक है ना। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं अपन, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके हिसाब से पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें नए जो मेन मुद्दे की बात आती है कि क्या अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन, अरे भैया इलेक्ट्रॉन तो अब फिल करने अपने को, एग्जांपल्स अपन अब लेंगे कि अभी तक तो हमें ये पता चला है कि लिगेंड के आने के बाद d ऑर्बिटल्स जो है उनका क्या हाल होगा, उनका ये हाल हो जाएगा, दे विल बी स्प्लिटेड इन 2 पार्ट्स। अब अपने को क्या करना है, उन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है जो d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां पर ध्यान देना बच्चों बहुत ही क्लियरली, आप ये मत सोचना कि अब अपने को लोन पेयर फिल करना है, नो, लिगेंड से लोन पेयर तो ये ले ही नहीं रहे हैं। अकॉर्डिंग टू CFT यहां पे तो क्या हो रहा है, लिगेंड एक पॉइंट चार्ज है और सेंट्रल मेटल क्या है, पॉजिटिव है, जिससे वो जाकर के अट्रैक्ट होकर के आयोनिक बॉन्ड बना रहा है, दैट्स इट। सो वी डू नॉट नीड टू व्हाट, to accept the electron from the lone pair from the ligand से lone pair लेने की आवश्यकता या नहीं है। सो इस स्प्लिटिंग के बाद में हमें क्या करना है, फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स करना है। ठीक है ना, चलिए तो अब अपन देखते हैं हाउ द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्प्लिटेड d ऑर्बिटल्स, स्प्लिटेड d ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे क्या भरने हैं और क्या वो भी किसी चीज से अफेक्टेड रहेगा, यस दैट विल आल्सो बी अफेक्टेड बाय समथिंग। और वो देखिए हम क्या चीज इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्प्लिटेड d ऑर्बिटल। देखो बच्चों, हमारे पास ऑक्टाहेड्रल के अंदर स्प्लिटेड d ऑर्बिटल्स कैसे हैं, यू कैन सी हियर, दिस इज T2G एंड दिस इज Eg। ज्यादा इसमें मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि हमें यहां पे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। देखो टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होगा,
ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या होगा, स्प्लिटेड एनर्जी कैसी है, यू सी दिस इज Eg एंड दिस इज T2G। ठीक है, अब आपको यहां पे इलेक्ट्रॉन भरना है। देखो बच्चों, यहां पे आपने मान लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास में, यू हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन, मैं T2G यहां लिख रहा हूं, T2G और Eg, आपने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। और उसमें भी आफ्बो क्या कहता है कि पहले जो ऑर्बिटल आ रहा है, पहले ऑर्बिटल्स को सबको सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दो ऑफ द सेम एनर्जी लेवल, दूसरे एनर्जी लेवल की ऑर्बिटल को नहीं। ये है एक एनर्जी लेवल, इसके ऑर्बिटल्स को पहले सिंगल सिंगल देना, फिर यहां पे जाना है। ठीक है ना, तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 को T2G को 1 1 2 3 ऑर्बिटल है ना, 1 2 3 सिंगल सिंगल दे दिए। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है कि 4th इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, वेयर टू गो विद द 4th इलेक्ट्रॉन। ये 2 ऑर्बिटल मेरे यहां पे और हैं, देखना बच्चों, यही है आपके समझने की बात। 4th इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यही चीज अगर आप इसमें देखोगे, किसमें, टेट्राहेड्रल में आप देखोगे तो इसमें क्या है, इजी डाउनवर्ड से यहाँ पे है 5 इलेक्ट्रॉन से, तो एक एक इसमें भर दिया। यहाँ पे 3rd इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा और यहाँ पे 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। दिस इज द पॉइंट व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस पॉइंट। इसमें हम ये समझने की बात यही है कि यहाँ पे तो 4th इलेक्ट्रॉन, अगर देखो 3 ही इलेक्ट्रॉन होते तो ये एनर्जी लेवल था, एक एक इलेक्ट्रॉन भर देते, बात खत्म हो जाती। यहाँ पे अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन होते तो एक एक इलेक्ट्रॉन इस लोअर एनर्जी लेवल में भर देते और बात खत्म हो जाती। बट इफ देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन आपको या तो यहां पे सिंगल दूं, या तो यहां पे सिंगल दूं, या फिर यहां पे पेयरिंग करना शुरू कर दूं, डबल डबल करना शुरू कर दूं। 4th इलेक्ट्रॉन की प्रॉब्लम यहां आएगी कि 4th इलेक्ट्रॉन को या तो इजी में सिंगल ले जाऊं या यहां पे पेयरिंग शुरू कर दूं। दिस इज द पॉइंट हियर टू अंडरस्टैंड, यही बात है यहां पे समझने की। ठीक है, अब देखो ये क्या कहती है ये बात, बड़े ध्यान से देखना बच्चों। देखो इस चीज को डिसाइड करने के लिए, किस चीज को डिसाइड करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नेक्स्ट एनर्जी लेवल में जाएंगे, यहां से यहां अनपेयर्ड रहेगा नेक्स्ट एनर्जी लेवल में, या फिर इसी एनर्जी लेवल में पेयरिंग होगी। सो दिस फैक्टर और दिस पॉइंट इज बीन डिसाइडेड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। ठीक है, देखना जरा, filling of electron after singles in lower level, लोअर लेवल में सिंगल्स के बाद में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, लाइक 3 4th electron after 3 single in T2G in octahedral। ध्यान देना, ऑक्टाहेड्रल के T2G के अंदर 3 के बाद चौथे की बात देखनी है। दूसरा देखना जरा, टेट्राहेड्रल में क्या होगा, 1 और 2 भरेंगे ना, 1 और 2, तीसरे की बात करना है। 3rd इलेक्ट्रॉन आफ्टर 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल इन Eg इन टेट्राहेड्रल आर डिसाइडेड बाय, फिलिंग किस पे डिसाइड होगी, आर डिसाइडेड बाय, कौन डिसाइड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। लिगेंड की कैसी स्ट्रेंथ है उस पर डिपेंड करेगा। तो भैया ये क्या है, ये लिगेंड की स्ट्रेंथ आपने वीबीटी में पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड की बात आई थी, बस सेम वही स्ट्रेंथ की यहाँ बात हो रही है। फिर आप बोलेंगे कि सर वहां पे भी हमें समझ में नहीं आया था कि कौन लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, और यहाँ पे भी वही बात फिर से आ रही है। तो मैं आपको एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताऊंगा। देखो, सो the strength
of ligand is given by spectrochemical series which is क्या होती है ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? बच्चों क्या होती है ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? which is the arrangement of ligands on the behalf of their strength, उनकी स्ट्रेंथ के बिहाफ पर उन इलेक्ट्रॉन्स को, उन लिगेंड्स को अगर अरेंज करते हैं तो उस सीरीज को हम क्या कहते हैं? उस सीरीज को कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ठीक है, और वो सीरीज आपको कैसे देखने मिलेगी वो मैं आपको यहाँ पे लिख करके बता देता हूँ कि वो सीरीज कैसी रहेगी। ठीक है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ आई एम राइटिंग द सीरीज हियर। द सीरीज इज iodide, bromide, thiocyanide, chloride, sulfide, fluoride, hydroxide, oxalato, H2O, isothiocyanide, EDTA 4-, NH3, EN, cyanide एंड कार्बोनिल। देखो बच्चों, ये आपके सामने एक सीरीज है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल। देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, देखना बच्चों, हम पढ़ क्या रहे हैं कि हमारे पास में समस्या क्या आएगी इलेक्ट्रॉन भरने की। जब ऑक्टाहेड्रल होगा तो आप 1 2 3 और 4th इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे सिंगल ले जाऊं या यहाँ पे पेयरिंग करूं। देखो ये 4th इलेक्ट्रॉन ऑक्टाहेड्रल में दिक्कत आएगी, और 1 2 3rd इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले जाऊं या पेयरिंग करूं, 3rd इलेक्ट्रॉन की प्रॉब्लम किसमें आएगी? टेट्राहेड्रल में आएगी। और ये डिसाइड होता है कि उसकी पेयरिंग करें या आगे सिंगल ले जाएं, वो डिसाइड करता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। और स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड क्या होती है? ये है हमारे पास में। सो दिस इज ए सीरीज on the behalf of the arrangement of the ligands on the behalf of their strength, उनकी स्ट्रेंथ के बिहाफ पे अरेंजमेंट है। इसी को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ये डिसाइड करके देगी कि हमारे को चौथा इलेक्ट्रॉन ऑक्टाहेड्रल में और तीसरा इलेक्ट्रॉन टेट्राहेड्रल में कहां लेके जाना है। देखो अगर लिगेंड स्ट्रांग है, देखो इसको पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। H2O और इससे पहले के जितने भी लिगेंड्स हैं वो क्या आपको ट्रीट करने हैं? वीक। ठीक है ना, और उससे बाद के जो है ना उनको स्ट्रॉन्ग ट्रीट करना है। समझ में आ रही है क्या बात? आपको क्या करना है? H2O और उससे पहले के जितने भी लिगेंड्स हैं उनको वीक ट्रीट करना है और बाद वालों को स्ट्रॉन्ग ट्रीट करना है। बच्चों ध्यान देना, आपने वीबीटी में भी ये क्वेश्चन किया था कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि भैया लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है? ड्यू विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्योंकि वीबीटी ने तो बताया ही नहीं था कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक लिगेंड है, यही तो उसकी कमी थी। ठीक है, यही तो उसका ड्रॉबैक था। इसलिए हम क्या कहेंगे कि हमें वीबीटी में तो नहीं मालूम चला था, लेकिन अब ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। और इसको ध्यान रखिए आप, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, इसको ध्यान रखना है आपको। हमें तो मालूम है ना, चाहे वीबीटी ने बताया था या नहीं बताया था, इसी को हम यूज करेंगे। तो इसमें आप देख लो कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ध्यान देना, अब मैं आपको वो चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, अब मैं वो चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। इफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड इज देयर, अगर आपके पास में क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड से स्प्लिटिंग हुई है, तो फोर्थ, तो ऐसे केस में क्या होगा बच्चों? ध्यान देना, ऐसे केस में क्या होता है? जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है ना, दैट विल बी वेरी हाई। स्प्लिटिंग एनर्जी विल बी वेरी हाई। देन द splitting energy
will be high. Then देखो बच्चों, अगर आपको ध्यान देना, अगर आपको तीसरा इलेक्ट्रॉन इस टेट्राहेड्रल में यहां ऊपर लेके जाना है तो ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है ना, इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, ये क्या है, निचला माला है, ये ऊपर का माला है। निचले माले से सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाओगे तो कुछ तो एनर्जी खर्च होगी, वो एनर्जी आपके पास होनी चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में ले जाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। वो कौन सी एनर्जी है, स्प्लिटिंग की एनर्जी है, ठीक है। और अगर आप ये कहते हो कि भैया ठीक है, मैं तो यहां से यहां नहीं ले जा रहा हूं इलेक्ट्रॉन को, तीसरे को यहां पेयरिंग कर देता हूं, उसके साथ रख देता हूं, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी कंपाउंड, कोई भी कॉम्प्लेक्स में एनर्जी देना से अच्छा है कि वो अपने आप ही काम कर ले, बिना एनर्जी लिए काम कर ले। और वो एक ही तरीका है कि भैया पेयरिंग कर दे। लेकिन क्या पेयरिंग भी मुफ्त का काम है क्या? नहीं, पेयरिंग में भी आपको एनर्जी खर्च करनी ही पड़ेगी। मतलब अगर आप चाहते हो कि मैं तीसरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पेयर कर दूं या ऑक्टाहेड्रल में चौथे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पेयर कर दूं, तो आपको एनर्जी तो खर्च करनी ही पड़ेगी बच्चों। उसको पेयरिंग की एनर्जी बोलेंगे। और अगर आप उसको ऊपर ले जाएंगे इलेक्ट्रॉन को तो उसको भी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, उसको क्या बोलेंगे, स्प्लिटिंग की एनर्जी बोलेंगे। तो अगर लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। किसके कंपैरिजन में, पेयरिंग एनर्जी के कंपैरिजन में। और जिसको भैया ज्यादा खर्चा होगा वो काम क्यों करेंगे, हैं। देखो मैं यहां रहता हूं, मेरा स्कूल यहां पे है, स्कूल के पास में एक कमरा है। अगर मैं यहां रहता हूं तो मुझे आने जाने का किराया खर्च हो रहा है। अगर मैं स्कूल के पास में रह रहा हूं किसी कमरे में, वहां किसी के साथ में मुझे रहना पड़ेगा, वहां एक जना पहले से रह रहा है, तो उसको भी आधा किराया देना पड़ेगा। अब मैं क्या देखूंगा कि यहां पे मेरे को कमरा फ्री मिल रहा है लेकिन आने जाने का किराया लग रहा है। कहाँ, यहां आने जाने का किराया है ऊपर के एनर्जी लेवल में। अगर मैं इसके साथ में रहता हूं तो यहाँ कमरे का किराया लग रहा है। तो अगर मेरा कमरे का किराया मतलब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, किराया दे करके आ जाऊंगा यहां से और यहां रहना शुरू कर दूंगा। स्प्लिटिंग एनर्जी कम, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा, तो मैं क्या करूंगा, हायर एनर्जी लेवल में ले जाऊंगा तीसरे इलेक्ट्रॉन को। अगर मेरी ये जो स्प्लिटिंग है वो बहुत ज्यादा है ना, ये स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है, तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा हुई तो पेयरिंग एनर्जी कम हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, तीसरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पेयर करना शुरू कर दूंगा। समझ में आ रही है बात? अगर ये बात हमें दिमाग में रखना है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग हुआ तो क्या होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, गैप ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले जाने में स्प्लिटिंग एनर्जी हमें ज्यादा चाहिए। किसके कंपेरिजन में, पेयरिंग के कंपेरिजन में। तो क्या होगा, देन द थर्ड इलेक्ट्रॉन इन टेट्राहेड्रल एंड फोर्थ इन ऑक्टाहेड्रल विल बी पेयर्ड और स्प्लिटेड। बताओ, उसको पेयर कर दूं मैं या स्प्लिट कर दूं? देखो, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है लिगेंड स्ट्रॉन्ग होने पर, तो मैं उसको यहीं पे चुपचाप पेयरिंग कर दूंगा, विल बी पेयर्ड। तो क्या हो जाएगा भैया, पेयरिंग हो जाएगी। समझ में आई क्या बात? देखो तो चौथा इलेक्ट्रॉन अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये गैप ज्यादा हो गया, यहां बैठ गया, अब तो पांचवें को भी यहीं आना पड़ेगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां, चौथा यहां। अब पांचवें को कहां ले जाए, ये तो पूरे भर गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसको यहां ले जाओ, अब तो कोई उपाय नहीं है ना। समझ में आ गई क्या बात? चलो अगला एस्पेक्ट लिखता हूं मैं, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि अगर इफ लिगेंड इज वीक, अगर बच्चों लिगेंड वीक है ना तो क्या होगा, स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है। देन स्प्लिटिंग एनर्जी विल बी लेस देन पेयरिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग कम है, देन इलेक्ट्रॉन विल बी टेकन इन हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। चौथे इलेक्ट्रॉन को अब मैं कहां ले जाऊं, अब देखिए चौथा यहां आ जाएगा, ठीक है ना। 3 तो हमने यहां भरे हुए थे। अगर
लिगेंड कैसा है, वीक, तो स्प्लिटिंग क्या रहेगी, कम, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा, तो मैं कहाँ ले जाऊंगा, ऊपर ले जाऊंगा, 1 2 3 4th एंड 5th ये बन जाएगा। और अगर ये टेट्राहेड्रल है तो पहला दूसरा यहाँ, अब मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर ले जाऊँगा, ठीक है, ये 3rd हो गया, ये 4th हो गया, ये 5th हो गया। ये देखो जरा, समझ में आती है क्या कहानी। तो ये है आपको इलेक्ट्रॉन फिल करके देखने का तरीका। समझ में आ गई क्या बात, बोलो बच्चों, समझ में आई या नहीं है। अब मैं लेता हूं इसमें एग्जाम्पल। अब मैं क्या ले रहा हूं इसमें एग्जाम्पल, जिसमें मैं आपको ये CFT आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। CFT के अकॉर्डिंग मैं एग्जाम्पल आपको भर के दिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल तरीके से ध्यान रखना बच्चों, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है। क्या ध्यान देना है, आपको CFT पूछता है तो पहले तो ये बताओ कि ये आयोनिक कंपाउंड होने की बात कहता है और स्प्लिटिंग की बात बोलता है। दूसरी बात, स्प्लिटिंग के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, EG एंड T2G। स्प्लिटिंग के बाद किसकी स्प्लिटिंग, डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स की। उसमें किसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी और किसकी कम रहेगी, वो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल जियोमेट्री पे डिपेंड करता है। ऑक्टाहेड्रल में EG ज़्यादा रहेगी और टेट्राहेड्रल में T2G ज़्यादा रहेगी। इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि वाई T2G इज हायर लेवल इन ऑक्टा एंड EG इज हायर लेवल इन ऑक्टा एंड T2G इज हायर लेवल इन टेट्रा। तो आपको वो किससे, डी ऑर्बिटल्स की जो शेप जियोमेट्री होती है ना, इन डायरेक्शन ऑफ एक्सिस और बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, उसके बिहाफ पे आपको समझाना है। फिर आपको पूछ सकता है कि हाउ वुड यू फिल द 4th इलेक्ट्रॉन इन ऑक्टा एंड 3rd इलेक्ट्रॉन इन ऑक्टा। 3rd और 4th को आप कैसे भरोगे, तो आप बताओगे कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है तो मैं पेयरिंग कर दूंगा, और अगर वीक लिगेंड है तो स्प्लिटिंग एनर्जी कम रहेगी तो मैं क्या करूंगा, सिंगल हायर लेवल में ले जाऊंगा। इस तरीके से अब तक ये हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। वही मैं क्वेश्चन ले लूं जो आपको मैंने पिछली क्लास के अंदर किसके लिए दिया था, आपको मैंने दिया था VBT के लिए निकेल का दिया था बच्चों, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम और समझते हैं भाई वो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ठीक है। एक हमारे पास में है निकेल साइनाइड 4, ध्यान देना, निकेल साइनाइड 4। बताओ ज्योमेट्री कैसी, टेट्राहेड्रल है ना, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ये 4 है इसके अंदर, ठीक है। और अगर ये 4 है तो इसके अंदर आप CFT कैसे करोगे, पहले आपको निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। आप देखिएगा बुक के अंदर निकेल का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 8th नंबर पे आता है 3D सीरीज में, तो क्या हो जाएगा 4s2 3d8। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो बच्चों, x हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा इक्वल्स टू -2, -4 को इधर लेके जाओगे +4, +4 -2 कितना हो जाएगा +2। तो निकेल यहाँ पे कैसी स्टेट में है, +2, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 4s0 हो जाएगा और 3d8 रहेगा। तो अब अपने को क्या करना है, लिगेंड आएगा, स्प्लिटिंग होगी और फिल करना है क्या, इन 8 इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है ना। आफ्टर लिगेंड attraction the splitted d ऑर्बिटल, देखो कैसा होगा, ये तो हो गया डीजेनरेटेड, है ना, ये एनर्जी राइज हो गया, बेरी सेंटर। ऊपर कौन जाएगा, T2G जाएगा क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है ना। दिस इज T2G, दिस इज EG, EG का गैप ज़्यादा है, ध्यान देना। यह है आपके पास EG 2 और यह है आपके पास T2G, ठीक है ना, EG T2G। दिस इज एनर्जी गैप, दिस इज एनर्जी गैप। ये वाला कितना होता है 3/5 ऑफ डेल्टा T लिख रहा हूँ बच्चों में, ठीक है ना, और ऊपर वाला क्या था 2/5 ऑफ डेल्टा T था, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज बेरी सेंटर। समझ में आ गई बात। अब देखो आपको क्या करना है, D8 को फिल करना है बच्चों। यहाँ पे जब ये डीजेनरेटेड में था, जब इसकी एनर्जी बराबर थी सभी d ऑर्बिटल्स की, जब लिगेंड नहीं आया था तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे 1 2 3 4 5,
6, 7 एंड 8, ऐसे 2 अनपेयर्ड रहेंगे और बाकी 3 पेयर हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? लेकिन अब क्या हो गई है, स्प्लिटिंग हो गई है, हायर T2G एंड लोअर EG। इस केस में क्या करूंगा मैं, 8 इलेक्ट्रॉन, पहले 1 और फिर 2, थर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर लड़ाई होती है कि मैं थर्ड इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले जाऊं या यहाँ, कौन बताएगा? लिगेंड की स्ट्रेंथ। लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो पेयर कर दूंगा, लिगेंड वीक है तो स्प्लिटिंग कम होगी तो ऊपर ले जाऊंगा। देखो लिगेंड कौन है, साइनाइड। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाइए, साइनाइड कहां पे आता है, यहां पे बियॉन्ड ऑफ द H2O के आगे, स्ट्रॉन्ग है, और अगर स्ट्रॉन्ग है तो स्प्लिटिंग ज्यादा है, ठीक है ना। हियर देखिए जरा, एक एक चीज को मैं लिख लिख के आपको बता रहा हूं। हियर साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो the splitting energy is high and third electron will be paired। क्या हो जाएगा, पेयरिंग कर देंगे, ठीक है। चलो जी करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एनर्जी ज्यादा है तो तीसरा और ये चौथा। अब पांचवे को तो आपको ऊपर ले जाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फिल हो गए, अब लिगेंड कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। अब चलिए पांचवें इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पे भरा 5th, फिर ये यहाँ पे सबको सिंगल देना है 6th, ये 7 और फिर ये 8th। दिस इज द वे हाउ वी आर फिलिंग, ठीक है। इसी में मैं क्या करता हूं, आपको वीक का भी समझा देता हूं, ठीक है ना। वीक ध्यान देना, इफ लिगेंड इज वीक, एग्जाम्पल Cl ले लिया, मान लीजिए मैंने साइनाइड की जगह क्या ले लिया, Cl ले लिया, तो क्या होगा, देन splitting energy is low, so third electron will go in T2G, T2G में चला जाएगा। देखो कैसे, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं। अब ये T2G है ना आपके पास, दिस इज EG, सेम वही 3/5 डेल्टा T, 2/5 डेल्टा T, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं बच्चों। इसमें इलेक्ट्रॉन देखना जरा, फर्स्ट सेकंड तो भरना ही है, थर्ड इलेक्ट्रॉन वीक लिगेंड आ गया Cl, यहाँ पे Cl रख दूंगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। इसी के एग्जांपल में कर रहा हूँ, +2 रहेगा ना क्योंकि Cn भी -1, Cl भी -1, तो सारी चीजें सेम रहेंगी, वही D8 रहेगा, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन विल बी इक्वल्स टू D8, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर दिए, तीसरा इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये वीक लिगेंड है तो स्प्लिटिंग कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा। यहां पे अगर ऐसा है तो स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन द पेयरिंग एनर्जी, और यहां पे क्या था, स्प्लिटिंग एनर्जी इज हाई देन द पेयरिंग एनर्जी, ठीक है ना। तो स्प्लिटिंग कम है तो ऊपर ले जाऊंगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, कितने हैं टोटल, D8, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, 1 2 3 4 5, अब छठा इलेक्ट्रॉन वापस यहां आएगा, 6 7 एंड 8। देखो जरा सेम आ रहा है क्या, या सेम आ रहा है, तो आपको ये नहीं दिमाग लगाना है कि सर ये तो सेम आ गया, हमें क्या करना चाहिए, ये तो क्या कुछ भी कर दो, चाहे तो ये कर दो चाहे तो ये कर दो। बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन D8 था इसलिए ये सेम आ गया। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन 3 ही होते तो 1 2 और तीसरा यहाँ पेयरिंग हो जाती है, और अगर इसमें बात करते तो 1 2 और तीसरा यहाँ चला जाता, तब उसमें डिफरेंस क्रिएट होता, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं ऑक्टाहेड्रल का। अब मैं ऑक्टाहेड्रल का एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है ना, वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों का एग्जाम्पल लूंगा मैं। अब ऑक्टाहेड्रल का एग्जाम्पल है जिसमें मैं कोबाल्ट ले लेता हूं। कोबाल्ट का NH3 अमोनिया एमीन वाला स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और एक वाटर मॉलिक्यूल ले लूंगा, वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। जियोमेट्री, टेट्राहेड्रल, एग्जाम्पल क्या है, कोबाल्ट NH3 6 times 3+,
ओके, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दोनों में यही रहेगी, ठीक है ना। देखो वही चीज अपने को करना है। सबसे पहले कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, फेको, मतलब 7वें नंबर पे आता है, तो S2 4s2 3d7, भैया यहाँ पे भी कोबाल्ट है तो इसमें भी क्या रहेगा 4s2 3d7 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो टोटल किसका है, कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट किस में है 3+ में, तो एक यहाँ से, दो यहाँ से और एक यहाँ से चला जाएगा। नाउ इट इज हैविंग 3d6। इसमें क्या है, इसमें भी कोबाल्ट 3+ इज 3d6। कॉन्फ़िगरेशंस आ गए हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्प्लिटेड के अंदर। बेरिसेंटर, ठीक है ना, ये क्या है D5, इसमें कितने भरने अपने को, D6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि ये भी डीजनरेटेड है, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये T2G नीचे की तरफ है बच्चों, और ये EG ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है ना, T2G नीचे EG ऊपर, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, D6, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, यहां पे बात करनी है कि लिगेंड कैसा है। लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, तो स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी है इसमें, डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन P, देन 4th इलेक्ट्रॉन विल बी पेयर्ड। अब ध्यान दो, आसान सी बात है ना कि भैया जब स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे पेयरिंग कर जाएगा। और इधर देखो जरा, इस वाले में देखिए क्या बात आ रही है, लिगेंड इज वीक, वाटर मॉलिक्यूल है ना, तो क्या होगा, पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन, सॉरी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो गई, तो क्या होगा, देन 4th इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड इन हायर लेवल, हायर लेवल में ट्रांसफर हो गया, है ना। 4th इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, हायर लेवल में ट्रांसफर हो गया। अब अगर ऐसा हो रहा है तो देखो क्या होगा, कैसे भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, पहले तो एक एक दिन को 1 2 3, ठीक है, कितने हो गए 1 2 3। अब ऐसे केस में आपको क्या देखना है, 6 है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, 4th इलेक्ट्रॉन, कहां जाएगा, ये ज्यादा है स्प्लिटिंग, तो क्या होगी यहाँ पे पेयरिंग, 4th 5th एंड 6th, यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया। इसमें देखो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, सॉरी पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो यहाँ ऊपर चला जाएगा 1 2 3, और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ ना आकर के यहाँ 4th 5th एंड 6th। ये देखो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर, देखो है क्या कोई, सारे के सारे पेयर्ड है, कोई भी नहीं है, 0। यहां पे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर, देखो 2 ये अनपेयर्ड है और 2 ये हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो ये क्या है, पैरा मैग्नेटिक, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सारे तो डाया मैग्नेटिक। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। सो 1 इज पैरामैग्नेटिक एंड 1 इज डायामैग्नेटिक। अब अच्छा ये देखना बच्चों कि CFT जो है ना वो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी दे देता है, ठीक है ना। इसने भैया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितनी होगी ये भी बता दी थी, ठीक है। VBT की तो ये कमी थी ना, VBT नहीं बता सकता था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितनी होगी। देखो मैं बताता हूँ आपको,
इट इज गिवन क्वांटिटेटिवली बाय CFT, इसकी क्वांटिटी बताई, एंड रिटर्न इन बोहर मैग्नेटॉन। BM में इसको लिखा गया, बोहर मैग्नेटॉन यूनिट थी, और म्यू से इसको लिखते हैं, सो म्यू इज रूट n+2, ये फॉर्मूला है। n इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूं। क्या लिस्ट बताता हूं, उसको आप याद रख लेना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी आएगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 0, है ना, क्योंकि बच्चों हमारे पास 5 ही तो ऑर्बिटल है डी के। देखो 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड होंगे तो पांचों में एक एक हो सकता है, यही तो है। इससे ज़्यादा 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थोड़ी हो सकते, नहीं हो सकते ना। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैल्यू आएगी 1.73, अगर 2 है तो आएगी 2.82, अगर 3 है तो 3.87, अगर 4 है तो 4.89, और 5 है तो 5.91, और 0 है तो 0। ये टेबल याद रख लेना आप, कैलकुलेशन की आपको ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं पड़ने वाली है। समझ में आ रही है कि आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता करता हूँ कि म्यू इज इक्वल्स टू n+2 रूट में, सॉरी n+2 स्क्वायर रूट। देखो n की वैल्यू यहाँ कितनी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 है ना, तो म्यू इज इक्वल्स टू 0, बात खत्म। इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा है, डायमैग्नेटिक लिखा है। यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे देखो, म्यू इक्वल्स टू n+2, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 4, तो क्या लिखूंगा मैं 4+2, इसका टोटल स्क्वायर रूट, और 4 में क्या आता है, देखो उधर 4 में क्या है, 4.89 बोहर मैग्नेटॉन, ये हो गया इसका मैग्नेटिक वैल्यू, ठीक है। क्या समझ में आ गया क्या? सो दिस इज द CFT, ये है आपका पूरा CFT। इसके बाद में इसकी कलर प्रॉपर्टी एंड स्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों की हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। CFT समझ में आ गया पूरा, पिछले लेक्चर और इस लेक्चर को कंबाइन करके देखिएगा, CFT आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं, इस चैप्टर का पटाक्षेप कर देंगे अपन, ठीक है। चलिए, बाय।